1947 में इंडिया को आजादी मिली, लेकिन इकोनॉमी बहुत पिछड़ी हुई थी। ब्रिटेन ने इंडिया की इंडस्ट्रीज खत्म कर दी थी, सब कुछ बिखरा हुआ था। शुरू के सालों में मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के साथ देश को फिर से खड़ा करने पर फोकस था। इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी को अपनाना जरूरी था, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी था। इससे इकोनॉमिक रफ्तार पकड़ने का रास्ता बना। एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने की चाहत जड़ पकड़ने लगी। आज 2025 में इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप बिल्कुल अलग है। इंडिया ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी इकोनॉमिक ताकत है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर जानी जाती है। ये दशकों की मेहनत और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नतीजा है। इंडिया की जीडीपी में शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट काफी अच्छा रहा है। इस लगातार ग्रोथ ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इंडियन मार्केट का साइज एक बड़ा इंडिकेटर है। 1.4 बिलियन से ज्यादा लोगों के साथ ये एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है। बढ़ता हुआ मिडिल क्लास कंजम्पशन को बढ़ाता है। ये इंडिया को ग्लोबल बिजनेसेस के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफी ज्यादा बढ़ा है। ये रिजर्व्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रेजिलियंस दिखाते हैं। हेल्थी फॉरेक्स रिजर्व्स से इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये समझदारी भरी मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को दिखाते हैं। इंडिया की बेहतर एक्सटर्नल पोजीशन उसकी फाइनेंशियल ताकत को दिखाती है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बड़े रिफॉर्म्स से आया। 1991 के रिफॉर्म्स ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। इन रिफॉर्म्स ने इंडिया को ग्लोबल कंपटीशन के लिए खोल दिया। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को लिबरलाइज किया गया। इस कदम ने इंडिया के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को आजाद कर दिया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी ने इंडिया को एक सिंगल मार्केट बना दिया। जीएसटी ने कई इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह ली, जिससे बिजनेस करना आसान हो गया। 2016 के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी ने क्रेडिट कल्चर को सुधारा। आईबीसी ने फेल्ड वेंचर्स से निकलना आसान बनाया, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला। डिजिटाइजेशन ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभाया है। जन धन योजना जैसी स्कीम्स लाखों लोगों को बैंकिंग सिस्टम में लाई। आधार ने लगभग हर सिटीजन को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी दी। जैम ट्रिनिटी, जन धन आधार मोबाइल ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को पॉसिबल बनाया। इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने लीकेजेस कम किए और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया। ये डिजिटल बैकबोन आगे के इनोवेशंस को ताकत देता है। इंडिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है उसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इंडियंस का एक बड़ा हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है, जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये नौजवान आबादी ग्रोथ के लिए एक पावरफुल इंजन है। वे एनर्जी, नए आइडियाज और कामयाब होने की चाहत लाते हैं। ये यंग पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस भी है। उनका कंजम्पशन सभी सेक्टर्स में डिमांड बढ़ाता है। वे नई टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स को जल्दी अपनाते हैं। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए एजुकेशन और स्किल्स में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। डिजिटल रेवोल्यूशन इंडिया को बदल रहा है। इंटरनेट पेनिट्रेशन और सस्ते स्मार्टफोन्स तेजी से बढ़ रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति ला दी है। इंडिया रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस में दुनिया में सबसे आगे है। ये डिजिटल वेव एक शानदार एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को हवा दे रही है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर इनोवेशन हॉटस्पॉट्स बन गए हैं। प्रोग्रेस के बावजूद इंडिया के सामने अब भी कई चैलेंजेस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज करने की जरूरत है। यंग वर्कफोर्स के लिए हाई क्वालिटी जॉब्स बनाना बहुत जरूरी है। अलग अलग रीजन्स के बीच फर्क और इनकम इनइक्वालिटी को दूर करना प्रायोरिटी है। क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर तक पहुंच सुधारना बहुत जरूरी है। बदलती इकोनॉमी के लिए वर्कफोर्स को स्किल देना क्रिटिकल है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है। डेवलपमेंट और एनवायरमेंट की सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में इन्वेस्ट करना जरूरी है। क्लाइमेट गोल्स के लिए इंडिया का कमिटमेंट उसकी तरक्की तय करेगा। आगे देखते हुए इंडिया का लक्ष्य 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है। ये बड़ा लक्ष्य पूरे देश में जोश भरता है। लगातार रिफॉर्म्स, इनोवेशन और इंक्लूसिव पॉलिसीज की जरूरत है। अपनी ताकतों, नौजवानों की एनर्जी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ इंडिया बिल्कुल सही पोजीशन पर है। इंडिया की इकोनॉमी का भविष्य
उज्जवल और उम्मीदों से भरा लगता है।